एक बार की बात है, अमेजॉन में मैं था और मैंने एक जगह पर हैशटैग लगाना भूल गया। मैं क्या होता है हैशटैग, वो जो ऐसा वाला होता है। उस दिन इस देश के अंदर किसकी डिलीवरी नहीं हुई, इस पूरे देश में, इंडिया की बात कर रहा हूं, और उसके पीछे कौन था, तुम्हारे ऊपर भी जाएगा हैशटैग। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, कुछ बहुत सारे प्यार भरे कमेंट, प्यार भरे पोस्ट मिले कि कैसे एक हैशटैग एक डिलीवरी सिस्टम को क्रैश कर सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं, कैची स्टोरी बनाई है आपने। तो मैंने कहा इसी बात को फटाफट एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, पूरा समझाते हैं कि एंटायर प्रोसेस फ्रॉम कोड राइटिंग से लेकर पुश टू प्रोडक्शन किस प्रकार होता है एक बड़ी कंपनी के अंदर, बड़ी एमएनसी के अंदर, और हमने किस तरह गलती करी या कहां पर हैशटैग वाली वो मिस्टेक हुई जिसकी वजह से एक डिलीवरी सिस्टम क्रैश कर गया। जो भी यहां पर नए व्यूअर्स हैं, प्रीवियसली आई हैड वर्कड विद Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहां पर जितनी बातें हम करते हैं इस चैनल पर सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं, प्लेसमेंट से रिलेटेड होती हैं, इंटर्नशिप से रिलेटेड होती हैं। तो बहुत सारे मजे यहां पर आते हैं। तो इनकेस अगर आप स्विच प्लान कर रहे हैं, प्लेसमेंट इंटर्नशिप टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द चैनल फॉर यू। बहुत सारी बातें करनी है, टाइम बहुत कम है, तो फटाफट मूव करते हैं हमारे सेकंड सेटअप की तरफ, जहां पर डिस्कस करेंगे कैसे भाई हैशटैग कैसे कर सकता है इतनी बड़ी खुरापात। चलो शुरू करते हैं। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उन बातों करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर कर लेते हैं भाई, हम यहाँ पर किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अपने कुछ हमारे व्यूज हैं और अपने कुछ हमारे ओपिनियंस हैं, उनको हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को। हमारा टारगेट 1 यहाँ पर क्या रहने वाला है। टारगेट 1 ये है कि हम समझें कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नया नया मार्केट में गया हूँ या बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ या खुद की मेरी कंपनी है, तो वहाँ पर पूरा प्रोसेस एक अच्छी कंपनी के अंदर किस प्रकार से वेरी करता है, किस प्रकार से होता है, कैसे आप कोड लिखते हैं, उस कोड को रिव्यू करवाते हैं, टेस्ट करते हैं, आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो जाता है, लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी होती हैं। तो इन शॉर्ट वो सारी की सारी पहले चीज़ हम सीखेंगे कि अगर मुझे एक प्रॉपर पाइपलाइन समझनी है कोड लिखने से लेकर पुश टू प्रोडक्शन तक की, तो वो किस प्रकार रहते हैं एक अच्छी बड़े लेवल की कंपनी के अंदर। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो कोई छोटे मोटे एक दो सर्विस वाली गेम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करेंगे, किस प्रकार चीज़ें वहाँ पर होती हैं और मैनेज होती हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं सर्विसेज नाम से। सर्विसेज क्या होता है, आप मान सकते हैं कि अगर कोड हेल्प एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज लगी होंगी। एग्जांपल के लॉग इन मैनेज करने के लिए एक सर्विस है, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स और ट्यूटोरियल्स मैनेज करने के लिए एक सर्विस है, लेट्स से ऑनलाइन कोड एडिटर हम यहाँ पर डालते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक अलग सर्विस है। वो सारी सर्विस मिलके आप जो कोड हेल्प अभी एक्सपीरियंस करते हैं, चलाते हैं, कोई भी वेबसाइट आप चलाते हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं, उसकी फंक्शनिंग को। ठीक है, तो सर्विस को आप यहाँ पे ऐप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे लेट से किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे जो लेट से प्रोडक्ट डिलीवर करती है, लोग आके उसकी वेबसाइट पर ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट सेंड करती है, डिलीवर करती है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज डेफिनेटली होने वाली है। अब सर्विसेज को डिफरेंट सेवरिटीज़ के अंदर या कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे रैंडम मैं नाम दे रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। सेव 1 सर्विस, सेव 2 सर्विस, सेव 3 सर्विस, सेव 4 सर्विस, सेव 5 सर्विस। ठीक है, तो इसका पैसे मान सकते हो कि जितनी ज़्यादा इंपैक्टफुल सर्विस होगी, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल सर्विस होगी, उतना ये नंबर कम होगा। तो सेव 1 सर्विस अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, या सेव 1 प्रोडक्ट या सेव 1 एप्लीकेशन में किसी प्रोडक्ट को बोल रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है मेरे लिए। लेट्स से मैं उस कंपनी का फाउंडर हूँ, CEO हूँ, तो भाई मेरे लिए ये सेव 1 वाली सर्विस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सर्विस ब्रेक कर गई तो मेरा बिजनेस भी रुक सकता है, बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन वी से कि एक डिलीवरी सिस्टम रुक गया, तो यानी कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन होगा। इसके पीछे कहानी आपको समझाते हैं। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली लेट्स से आप डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स वाली चीज़ें खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। दिल्ली से आप उज्जैन जाएंगे, उज्जैन से आप गोवा जाएंगे, गोवा से आप रामेश्वरम जाएंगे, बहुत सारी ऐसे टूर आपके होने वाले हैं, आपके ट्रक्स के, आपकी गाड़ियों के, जो भी है। अब उसमें एक रूल ये होता है कि अगर आपकी आइटम जो भी आप शिप कर रहे हैं वो 50,000 से ऊपर की है, तो आपके ट्रक वाले के पास, आपके लॉजिस्टिक वाले के पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को हम ई वे बिल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि मेरे ट्रक वाले के पास ई वे बिल नहीं था, तो क्या मेरे ट्रक को घूमने दिया जाएगा फ्रीली रोड पे? नहीं भाई, वो जब्त भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट, अगर कोई आइटम 50,000 से ऊपर की है और उसको रोड पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो मेरे पास ये ई वे बिल होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से ई वे बिल जनरेट होने बंद हो जाए तो वो ट्रक लीगल नहीं है रोड पे चलने के लिए। अगेन इसमें बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया किस प्रकार से ये सिस्टम ब्रेक किया जा सकता है। अगर आपके पास ये बिल नहीं होगा ट्रक वाले के पास, तो आपका डिलीवरी सिस्टम क्रैश कर गया एक प्रकार से, क्योंकि आपका ट्रक को अलाउ ही नहीं किया जाएगा मूव करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब लेट्स से हम कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेट्स से हम कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम कर रहे हैं, शायद मैंने भी किया हो, और बड़ा प्यारा सिस्टम था वो, काफ़ी अच्छी तरीके से LLD उसमें मैनेज किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से HLD किया गया, बहुत सीनियर इंजीनियर्स ने काम किया हुआ है, एक वर्क फ्लो पूरा का पूरा सेटअप किया गया है कि यार ये एक वर्क फ्लो है, आपने बता दिया इस वाले टाइप का वर्क फ्लो चलाना है। एक सर्विस A है तो पहले जो स्टेप 1 है आपने इस सर्विस को चलाया, इस सर्विस ने कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया, आपने इस सर्विस को एज एन इनपुट दिया, इसने कुछ प्रोसेसिंग करी, आपने इसको आउटपुट, इसको इनपुट दे दिया, इससे कोई आउटपुट आया, आपने इसको इनपुट दे दिया, इससे कोई आउटपुट आया और इससे आपने इसको इनपुट दे दिया। एट द एंड आपका यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया। इन शॉर्ट एक वर्क फ्लो आपने क्रिएट किया हुआ था कि ABCDE करके स्टेप्स चलेंगे या सर्विसेज चलेंगे या ये वाले एंड पॉइंट हिट होंगे और हर एक सर्विस जो है अपना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करके आगे वाली सर्विस का इनपुट दे रही है। ऐसा अभी के लिए आप कुछ मान सकते हैं। काफ़ी क्रिटिकल सिस्टम है, 7 सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस स्टॉप हो सकता है भाई। इससे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा, मल्टीपल लेवल ऑफ सर्विसेज है, मैनेज हो रही है एक वर्क फ्लो के द्वारा, तो बड़ा मजा आ रहा है इस पे काम करने में। अब हो सकता है कि यार ये सिस्टम नया हो, नया सेटअप हो, तो नया सेटअप हो तो नई टेक्नोलॉजीज, नई कॉन्फिग्स, नई प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस फॉलो की जाएगी यहाँ पे, जो आज के टाइम पे रेलिवेंट है। अगर ये सिस्टम ओल्ड सेटअप है या पहले कभी बनाया पर जो प्रैक्टिसेस होंगी उस टाइम पर जो कॉन्फिग्स अवेलेबल होंगे, उस टाइम पर जो चीजें होते हैं उसके हिसाब से आपका सिस्टम बनाया गया होगा। और लेट्स से कि 10 साल पहले बनाया गया सिस्टम है, तो पॉसिबिलिटी है हम ये कह पाएं कि माइट नॉट बी द बेस्ट वे जिस तरीके से इसको क्रिएट किया गया। आज के टाइम पे शायद और अच्छे से इसको क्रिएट किया जा सकता था। अगेन जब मैं ओल्ड सेटअप कह रहा हूं तो यहां मैंने जानबूझ के ओल्ड कॉन्फिग्स लिखा हुआ है कि कॉन्फिग स्टोर करने का तरीका या कॉन्फिग स्टोर करने का जो सिस्टम या टूल यूज हो रहा है, शायद वहां पर कोई इशू, मुझे नहीं पता। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम आगे जाके, अभी तक समझ में आया मैं इतना। अब लेट्स से इस पे हम काम कर रहे हैं, मेरे को कुछ फीचर अलॉट हुआ है कि मुझे कुछ काम करना है उसके ऊपर, ठीक है। सब कुछ एग्जांपल पे चल रहा है, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे A सर्विस में चेंज करना पड़ेगा, मुझे C सर्विस में चेंज करना पड़ेगा और मुझे E सर्विस में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने किसी प्रकार का कोई कोड राइट किया हुआ है और मैंने किसी प्रकार की कोई कॉन्फिग लेट से कहीं पर चेंज करी हुई है, कॉन्फिग में लेट से मुझे कहीं पर कुछ डेटा डालना था। ये 2 चेंज मेरे को करने हैं और मल्टीपल सर्विस में करने हैं, A में, C में और E में करने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो आपने सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट मिली कि ये फीचर डेवलप करना है, आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड चेंजेस किए, कॉन्फिग चेंजेस किए, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है आपने वो सारे के सारे किए और आपने फिर उसको लोकली टेस्ट किया अपने सिस्टम में। डेफिनेटली आपने अपने लैपटॉप पे लोकल सेटअप किया होगा और वहां पे आप पूरा टेस्ट कर रहे हैं कि यार ये वाले वर्कफ्लो सही से चल रहे हैं कि नहीं, वो वाले वर्कफ्लो सही से चल रहे हैं कि नहीं, और इस तरीके से आप एक टेस्टिंग की पूरी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में डेडिकेटेड आपके पास इंजीनियर्स होते हैं जो कि आपकी टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं, किसी कंपनी में नहीं होते हैं, और किसी कंपनी में कॉम्बिनेशन होता है कि कहीं किसी टीम के अंदर QA क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर अवेलेबल हैं और किसी टीम में नहीं है, तो वहाँ पर जो डेवलपर होता है वो ही ये पूरी टेस्टिंग कर रहा होता है। तो मेरे केस में लेट्स से मैं खुद ही टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन आपके और भी काइंड ऑफ टेस्टिंग होती है, आपने लोकल टेस्टिंग इस फीचर की कर ली, आपने इसको इंटीग्रेट किया पूरे कोड बेस के अंदर, आप यूनिट टेस्ट राइट डाउन कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन टेस्ट राइट डाउन कर रहे हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि यार मेरे कोड चेंज की वजह से सिस्टम नहीं फटना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सेफ चल रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। तो टेस्टिंग अच्छे खासी यहाँ इस लेवल पर पूरी की पूरी हो चुकी है, आपके हिसाब से आपका कोड चेंज या कॉन्फिग चेंज पूरा का पूरा रेडी है, ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपने अपने जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको एक रिव्यू जनरेट करके दिया कि यार ये मेरा कोड है, इसको आप रिव्यू कर दो। तो वो रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने रिव्यू किया, उनको लगा कि यार यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो उन्होंने अपने कमेंट्स वहाँ पर डाल दिए कि यार इस चीज़ को और अच्छे से किया सकता है, या फिर ये तुमने क्यों किया है, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे। तो अकॉर्डिंगली तुमने उन दिक्कत को रेक्टिफाई किया, ठीक किया, रेक्टिफाई करके फिर दोबारा से टेस्टिंग करी और फिर दोबारा तुमने उनको एक कोड रिव्यू रेज किया कि यार ये मेरी CR है, मेरा कोड रिव्यू आप कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हो सकता है कि आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ, उसके बाद तो आपका कोड रिव्यू जो है वो अप्रूव हो गया कि यार आपके जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये कोड अच्छा है, ये आगे जा सकता है, अप्रूव कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब आपका जो पूरा ये एप्लीकेशन है, सर्विस है, जिसके अंदर भी आपने चेंज किए हैं, वहाँ पर पाइपलाइन होती है एक प्रकार से, ठीक है। एक सेट ऑफ स्टेप्स के अंदर आपके चीज़ें आगे बढ़ रही होती है। तो लेट्स से आपने यहाँ पे अपना कोड कमिट, लेट्स से एक स्टेप है, तो आप जब भी कुछ पुश करते हैं तो कोड कमिट से वो आगे बढ़ता है। आगे एक एनवायरनमेंट है जो कि टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है, बीटा एनवायरनमेंट है। तो जो आपने कोड यहाँ से पुश किया तो आपके कोड चेंज बीटा में आ गए, तो आपने बीटा में फिर से टेस्टिंग करी और उसकी रिपोर्ट जनरेट कर ली कि ये रिपोर्ट है, मैंने टेस्टिंग की, सही चल रहा है। फिर बीटा के बाद एक और एनवायरनमेंट है, गामा एनवायरनमेंट। अगेन ये वेरी क्लोज टू प्रोड एनवायरनमेंट होता है। और आपने फिर दोबारा यहाँ पर टेस्टिंग करी और आपने फिर दोबारा यहाँ पर भी रिपोर्ट सेव कर ली कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। इस गामा के बाद लेट से मान लो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, तो उसके बारे में भी बात नहीं करते, अभी यहीं पर ही रुक जाते हैं। यहाँ तक मेरे पास इन दोनों की रिपोर्ट भी आ चुकी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया, ठीक है।
अब गामा से जो ये प्रॉड की मूवमेंट है ये काफ़ी मेहनत भरी होती है। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इसको एक बार समझते हैं। प्रॉड एनवायरनमेंट अगेन वही एनवायरनमेंट है जो एग्जैक्ट लेवल ऑफ कोड आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वेब के ऊपर, वो प्रॉड एनवायरनमेंट पर ही चल रही होती हैं उसकी सारी की सारी सर्विसेज या सिस्टम्स, ठीक है। अब प्रॉड में जाने से पहले बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज एक डॉक्यूमेंट बनवाती है, उसका नाम लेट से मैंने अभी रख दिया डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, कि यार आपको डिप्लॉय करना है तो आप मुझे पहले डॉक्यूमेंट बना के दो, मैं इसको अप्रूव करूंगा, उसके बाद डिप्लॉयमेंट आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप बताते हैं कि फीचर का डिस्क्रिप्शन, कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट थी पूरी की पूरी आपने स्पेसिफाई कर दी, आप जो कोड चेंज कर रहे हैं उससे क्या क्या सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं, आपने क्या क्या कोड चेंज किए हैं, उन कोड चेंज के रिव्यूज़ कहाँ हैं, किसने उसको अप्रूव किया है, वो सारी की सारी डिटेल्स। लेट्स से मल्टीपल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट का सीक्वेंस है, ऑर्डर आप यहाँ पर बता रहे होते हैं, या फिर यहाँ पर आप ऐसा भी हो सकता है कि जितनी सर्विसेज हैं, जितने सर्विस के अंदर डिप्लॉयमेंट होनी है उन सबका अलग से आप अलग अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यही पॉसिबिलिटी है। आपको टेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करनी है, लोकली क्या हुआ था, बीटा में क्या हुआ था, गामा में क्या हुआ था, जितने भी रेलेवेंट लिंक्स है जो भी रिक्वायर्ड हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट को समझने के लिए इन्फॉर्मेशन सारी आप शेयर करते हैं। लेट्स से कुछ गलत हो जाता है तो आपके रोल बैक स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, तो काफ़ी सेफ डॉक्यूमेंट ये बनाया गया होता है। और आप अगेन अभी देख चुके हैं, लोकली भी टेस्ट कर चुके हैं, बीटा में भी टेस्ट कर चुके हैं, गाँव में भी टेस्ट कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। प्रॉड में जाने से पहले भैया आपको 100% श्योर होना चाहिए कि ये सेफ चेंजेस हैं प्रॉड में जाने के लिए। अगेन ऐसा नहीं होता कि हमेशा सेफ ही होता है, चीज़ें फट जाती हैं, सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगेन कुछ कंपनीज का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, पर आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, वहाँ पर जो ऑन कॉल कुछ इंजीनियर होते हैं, तो आप मान सकते हो कि आपकी पूरी टीम है 10 लोगों की, 10 लोगों की टीम के अंदर 1 या 2 लोगों को ऑन कॉल मार्क कर दिया कि इस वीक के अंदर आपको ऑन कॉल इंजीनियर कहा जाएगा। तो ऑन कॉल इंजीनियर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके अंदर मैं नहीं जाऊँगा, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि अगर ये डिप्लॉयमेंट डॉक अप्रूव हो चुका है तो इसको एग्जीक्यूट करना और डिप्लॉय करना इस ऑन कॉल वाले को संभालना है। लेट्स से डिप्लॉय करने के बाद कुछ फट भी जाए तो रोल बैक की जिम्मेदारी इस ऑन कॉल वाले की है। यहाँ पर रोल बैक स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी लिखी हुई है, इसके आधार पर आप रोल बैक करेंगे। किसी किसी केस के अंदर ऑन कॉल वाला ये नहीं संभालेगा और जिस बंदे ने कोड लिखा हुआ है वही संभाल रहा होगा। हमारे केस के अंदर ऑन कॉल वाला व्यक्ति ये संभालता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सीख ली, चलो इस प्रकार चीज़ें काम करती है। आपने पूरा डॉक्यूमेंट ये क्रिएट कर लिया, पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या बोला कि इसको अप्रूव करवाना है। तो अप्रूव करवाने के लिए आपने फिर अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को सेंड किया कि ये मेरा पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है, आप इसको प्लीज़ को एक बार रिव्यू कर लीजिए। उन्होंने रिव्यू किया, हो सकता है कुछ कमी लगे तो वो कमेंट करेंगे, कमेंट को फिर आप रेक्टिफाई करेंगे प्रॉपर चेंजेस करके, फिर दोबारा आप रेज करेंगे रिव्यू के लिए। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो ठीक है। आपने एक टाइमलाइन सेट की कि फ्राइडे को, या फिर फ्राइडे को करते नहीं है, वेंसडे को मैं रात को 10 बजे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, वेंसडे को रात को 10 बजे अपन इसको डिप्लॉय करेंगे चेंजेस को, तो आपका अप्रूव ये हो चुका है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। अब आप डिप्लॉयमेंट के लिए एटलीस्ट रेडी हैं, सबको पता है आपके डिप्लॉयमेंट के बारे में। और लेट्स से कोई देखना चाहे किसी टाइम पर कि सर्विस में डिप्लॉयमेंट चल रही है कि नहीं चल रही, तो डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट को देख के उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार इस टाइम पर तो डिप्लॉयमेंट चल रही होगी। चलो ये बात समझ में आती है। अब डिप्लॉयमेंट की बात होती है तो डिप्लॉयमेंट के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती है, डिफरेंट रीजन में डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं, उनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। तो स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं तो एक काफ़ी नॉर्मल स्ट्रैटेजी जो है वो फीचर फ्लैग वाली होती है। आप एक बूलियन के बेसिस पे अपने कोड चेंजेस को ग्रीन या रेड मार्क कर रहे होते हैं। तो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके जो एक्टिव कोड चेंजेस हैं उनको हमें एक्टिव स्टेट में रखना है या उनको इनएक्टिव स्टेज में रखना है। तो एक बूलियन के बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं। नॉर्मल पुश होता है, कुछ नहीं, आपने कोड चेंज करा, सीधा पुश मारा, कहानी खत्म। एक ग्रेजुअल पुश होता है, ठीक है। तो इसमें आप पहले सिर्फ जितने मान लेते हैं 100 बच्चे आपके टूल को यूज़ करते हैं, तो आपने सिर्फ पहले 1% के लिए उस चेंज को एक्टिव किया, नहीं फट रहा, 5% के लिए कर दो, अभी भी सही चल रहा है, 10% के लिए कर दो, अभी भी सही चल रहा है, 30% के लिए कर दो, अभी भी सही चल रहा है, 60% के लिए कर दो, अभी भी सही चल रहा है, 80% के लिए कर दो, अभी भी सही चल रहा है, 100% के लिए कर दो। तो ग्रेजुअली आप अपने नए कोड चेंजेस या कॉन्फिग चेंजेस को धीरे 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 आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये बात हमें समझ में आती है कि इस प्रकार चीज़ें काम करते हैं। डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज हैं और भी प्यारी प्यारी एग्जिस्ट डेफिनेटली करती हैं या होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉयमेंट रीजन्स। अब जब मैंने आपको कहा कि आपने यहाँ पे अपने कोड को पुश किया, पुश करने के बाद वो बीटा में चला गया, बीटा में जाने के बाद लेट से वो गामा में चला गया, गामा के बाद आप उसको प्रॉड में पुश करने वाले हैं। प्रॉड का भी ये नहीं कि आप एक ही स्टेज रख रहे हैं, आपने ऐसी स्ट्रैटेजी मान ली कि यार पहले मैं जापान में रखूंगा, जापान का प्रॉड वाला एनवायरनमेंट मेरे पास रहेगा, इसमें कोड चेंज जाएंगे मेरे। उसके बाद जापान वाले के बाद मेरे पास यूरोप का पूरा प्रॉड वाला एनवायरनमेंट रहेगा, उसमें कोड चेंज जाएंगे। और उसके बाद लेट से मैंने बोल दिया कि यहाँ पर इंडिया का प्रॉड वाला एनवायरनमेंट रहेगा, उसमें पूरे के पूरे कोड चेंज जाएंगे। तो इस प्रकार चीज़ें आप काम कर रहे हैं। और अच्छी कंपनी जो होती है बड़ी प्यारी प्यारी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि यहाँ पर कोड चेंज गए
तो 12 घंटे का बेकिंग पीरियड डाल दिया कि भाई 12 घंटे देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना इसके चक्कर में सब कुछ फट जाए। फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ कोड चेंज पुश हुए, फिर यहाँ 12 घंटे बेकिंग पीरियड डाल दिया कि 12 घंटे चेंज यहीं पर रहेगा, इससे आगे नहीं जा सकता। तो इसके बाद जाके आप यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है जी, 12 12 24 घंटे, है ना। हाँ, समझने वाले समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इतनी बात हमें समझ में आती है कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और क्या हुआ। अभी तक हमें ये समझ में आ चुका है कि मैं कोड लिखता हूँ, कोड लिखने के बाद लोकली टेस्ट करता हूँ, यूनिट टेस्ट वगैरह लिखता हूँ, कोड रिव्यू रेज करता हूँ, लोग उसको रिव्यू करते हैं, अपने चेंजेस बताते हैं, मैं रेक्टिफाई करता हूँ, फिर से कोड रिव्यू रेज करता हूँ, लोग उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद मैं उसको पुश करता हूँ, बीटा में टेस्ट करता हूँ, गामा में टेस्ट करता हूँ, उसकी रिपोर्ट को सेव कर लेता हूँ, बीटा में रिजल्ट आया था, गामा में रिजल्ट आया था। उसके बाद मैं एक डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट रेज करता हूँ कि भैया ये मेरे चेंजेस हैं, ऐसे ऐसे मैंने ये अप्रूवल मिले हैं मुझे, ये मेरी सारी की सारी टेस्टिंग रिपोर्ट हैं, और बताइए क्या मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ इस डेट पे, इस टाइम पे, इन चेंजेस के साथ, इस रोल बैक स्ट्रैटेजी के साथ। तो मुझे कलीग्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह ने अप्रूव कर दिया उसको देख के, तो अब मैं अलाउड हूँ डिप्लॉयमेंट करने के लिए प्रॉड में। तो प्रॉड में अगेन मल्टीपल इस प्रकार से रीजन हो सकते हैं कि जापान का, यूरोप का, इंडिया का, ऐसे अलग अलग रीजन है, चाइना का, अकॉर्डिंगली आप इसमें पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने गामा के बाद सीधा पुश मारा, इंस्टेंटली वो इंडिया वाले चेंज में चले गए, ऐसा नहीं है। पहले भाई जापान में गए। अब हो सकता है वो चेंज जापान को बिल्कुल भी अफेक्ट करता ही ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने मुंह से बोला ना उसको कि जापान को अफेक्ट नहीं करता, आपका मानना है, ये सामने वाला नहीं मान रहा है, जो प्रैक्टिस है वही रहेगी। जापान में 12 घंटे चेंज पड़ा रहेगा, कहानी खत्म। सेम वो चेंज ईयू को भी अफेक्ट नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, आपका चेंज एटलीस्ट 12 घंटे बेकिंग पीरियड में वहां पर पड़ा रहेगा। तो 24 घंटे तो भैया रुकना ही रुकना है आपके चेंज को, उसके बाद जाके इंडिया में जाने वाला है चेंज पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां पर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कैसे आप कोड लिखते हैं और कैसे आपका कोड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा होता है, बीच में क्या क्या प्यारे 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 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब रियल गेम स्टार्ट होते हैं कि भैया इतने सारे स्टेप्स हैं, आप लोकल टेस्ट कर रहे हो, आप गामा टेस्ट कर रहे हो, आप बीटा टेस्ट कर रहे हो, ईयू में भी आप जा रहे हो, जापान में भी आप जा रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो इंडिया में जाके ऐसी क्या कर दिया भाई, ऐसा क्या मुश्किल चीजें कर दी आपने। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कहानी क्या है। ये जो व्यक्ति है बिना बात के हवा ले रहा है, ऐसे वाइब बना रखी है मार्केट के अंदर, 5-6 महीने से वीडियो नहीं बनाई, स्टिल लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, ऐसा क्या कर दिया इस व्यक्ति ने, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स, डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट्स बहुत सारी करनी है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि भैया डिप्लॉयमेंट आपकी ए सर्विस में, सी सर्विस में, ई सर्विस में, इस प्रकार से मल्टीपल सर्विस के अंदर आप करने वाले हैं, जहां पर कोड चेंज भी हो सकता है और कॉन्फिग चेंज भी हो सकता है। कॉन्फिग चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। डिप्लॉयमेंट में अगेन हम गए, ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोड भी हो सकता है, कॉन्फिग भी हो सकता है। कॉन्फिग की स्पेसिफिक मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। ठीक है, अब कॉन्फिग अगेन मल्टीपल प्रकार से लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट के अंदर ही अपनी कॉन्फिग रख रहा होता है। ठीक है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा कि भैया कितना अच्छा कितना बुरा है ये। ठीक है, एक तरीका लोग ये फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, नए बच्चे कि प्रोजेक्ट के अंदर ही अपनी चीज़ें रख ली, एक इन्फ्रा के अंदर ही आपको पूरा सपोर्ट मिल जाता है अपनी कॉन्फिग को रखने का। लेट से कभी भी अगर लेट से AWS का एम्पलीफाई यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्फ्रा के अंदर आपको सपोर्ट मिल गया, जो भी आपको अपनी कॉन्फिग में चीज़ें यहाँ पर डालनी है आप यहीं पर डाल लो, तो वो भी एक और आपके पास बढ़िया तरीका है। अब जब ओल्ड सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं तो मैंने वहाँ पर एक और वर्ड लिखा था, हो सकता है कि वो अच्छी प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हो सकता है वो बेकार प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हो, या हो सकता है जो उस टाइम पे टूल्स अवेलेबल थे उन्हीं को वो यूज़ कर रहे हो पिछले 10 साल से और आज तक उन्होंने माइग्रेट नहीं किया हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो ओल्ड सिस्टम के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ओल्ड सिस्टम पे काम कर रहा था, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर था, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल था, और मैं कह सकता हूँ क्या है ही स्टेप 1 सर्विस थी, वो स्टॉप होगी तो भैया बिजनेस स्टॉप होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, बिजनेस स्टॉप होता है तो हायर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इस केसेस के अंदर कि कैसे हैंडल करना है, क्या हुआ था वगैरह, उस पर डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, मेरे केस के अंदर क्या हुआ, मैं एक सिस्टम पे काम कर रहा था जहां पे कॉन्फिग में मैं कोई चेंज कर रहा था, कोड लेवल चेंजेस सारे बढ़िया थे, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी, पर जो कॉन्फिग में मुझे चेंज करना था, एक लाइन का कोड चेंज, ठीक है, वो हमने टेस्टिंग या स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर बिल्कुल सही किया, कोई भी इशू नहीं था उसके अंदर। अब एग्जैक्ट इशू कहां पर आया, जो प्रॉड की कॉन्फिग थी वहां पर जो मेरे को एक लाइन डालनी थी, अगेन इस कॉन्फिग जिस कॉन्फिग टूल पर हम सिस्टम पर हम काम कर रहे थे, इसका सिंटेक्स काफ़ी अजीब सा था उस टाइम पर मेरे लिए। अब तो काफ़ी ऐसा लगता है कि ठीक है, देखा था कहीं पर डॉलर यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, ऐसे सिंगल लाइन के अंदर आपको पूरी कहानी लिखनी है। ठीक है, कंफ्यूजिंग थी उस टाइम पे, नई चीज़ थी मेरे लिए कि अच्छा ऐसा कॉन्फिग ऐसे काम करना है, पर अभी ऐसे मजाक सा लगता है कि ठीक है नॉर्मल है। तो कहीं पर एक हैश टैग था इस कॉन्फिग के अंदर और मैंने वो हैश टैग मिस कर दिया, मैं वो नहीं लगा पाया,
मेरी गलती है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी ही गलती है वैसे तो वो मैं नहीं लगा पाया। अब कॉन्फ़िग सिस्टम, क्योंकि मैं एक ओल्ड सिस्टम पर काम कर रहा था, कॉन्फ़िग सिस्टम जो ये यूज़ कर रहे थे उसमें दो इश्यूज़ थे। पहला कि उसमें कोई सिंटेक्स एरर रिपोर्ट नहीं होता था। लेट्स से मैंने यहाँ पर हैशटैग नहीं लगाया तो यहाँ पर मुझे कोई सिंटेक्स एरर रिपोर्ट नहीं हुआ कि वहाँ पर आपने हैशटैग मिस कर दिया, नहीं कोई बात नहीं। तो पहली गलती यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, एक बहुत मेजर चीज़, इस कॉन्फ़िग सिस्टम में जब आप पुश करके सेव करते हैं तो किस व्यक्ति ने सेव किया था, किसने कब सेव किया था, वो हिस्ट्री भी हमें नहीं मिल रही है। तो काफ़ी आई थिंक एक काइंड ऑफ शायद ये एक ब्रेकिंग पॉइंट माना जा सकता है कि आपको ये ही नहीं पता कि लास्ट चेंज किस व्यक्ति ने किया हुआ है। तो कॉन्फ़िग सिस्टम, अगेन मुझे नाम नहीं पता, और नाम पता होता भी तब भी मैं तुम्हें बताता नहीं, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर रिपोर्ट नहीं हुआ, जिससे ये पता नहीं लगा कि यहाँ पे हमने हैशटैग मिस कर दिया है। सेकेंडली, हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉयमेंट के अंदर ये नहीं पता लगा किस व्यक्ति ने कोड चेंज किया है, तो सामने वाले व्यक्ति जो ऑन कॉल पे था उसको पता ही नहीं लग पाया कि मैं आपके भाई साहब कोड चेंज करके भागे हैं। तो यहाँ पर ये दो ब्रेकिंग चीज़ें थी। दैट्स वाई मैं तुम्हें कहता कि कॉन्फ़िग पे थोड़ा फोकस रखो, आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। तो उस हैशटैग की वजह से चीज़ें ब्रेक कर गई। अब यहाँ बड़ा प्यारा सवाल आता है, अरे यार भैया हैशटैग आपने चलो मिस कर दिया था यहाँ पे, चलो ठीक है मान लिया, तो फट जाएगा ना ऑन द स्पॉट सिस्टम, और जो आप डिप्लॉय करवा रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि नहीं चल रहा है सही से। वापस आते हैं ऊपर, मैंने क्या कहा था, प्रॉड में जब जा रहा है पहले जापान में गया 12 घंटे। जापान में कोई चेंज हुआ था क्या? जापान स्पेसिफिक चेंजेस थे? नहीं। अरे तो यहां नहीं पता लगा। फिर ईयू में चला गया, क्या ईयू स्पेसिफिक कोई चेंजेस थे? अरे नहीं। 12 घंटे 24 घंटे का निकल चुके हैं, 24 घंटे निकल चुके हैं, किसी को पता तक नहीं वहां पे हैशटैग मिसिंग है। फिर जब आईएन के अंदर गया, यहां पर चीजें एस्केलेट हुई कि चल क्या रहा है, कुछ फट रहा है, कुछ फट रहा है, कुछ फट रहा है। हर कंपनी के पास बहुत भयंकर लेवल ऑफ इंजीनियर्स होते हैं, और मैं भी बहुत अच्छे लेवल ऑफ इंजीनियर्स के साथ काम करके आया। पर कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी हो सकती है जो इंसान की पकड़ में ना आए। इट्स नॉर्मल यार, एक्सेप्ट करना सीखो कि इंसान भी कुछ गलती कर सकता है। कुछ लिंक्डइन कैसे महानुभाव हैं, ट्विटर कैसे महानुभाव हैं कि अगर उनके नाम के आगे HD2 लग गया, ये 2 लग गया, या फिर HD3 लग गया तो भगवान समझ लेते हैं। अरे ठीक है, तुम्हें आता है डेफिनेटली, मेरे से डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा आता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी ये HD2s भी, ये HD3s भी गलती कर सकते होंगे, नॉर्मल है भाई, एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम एक्सेप्ट कर सकते हो इस चीज़ को तो तुम बढ़िया व्यक्ति हो, नहीं तो तुम बात करने लायक भी नहीं हो, ठीक है। धन्यवाद। तो यहाँ पर जब तक चीज़ पहुंची 24 घंटे तब तक हो चुकी थी, और यहाँ पर इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के अंदर 6 घंटे लग गए। 6 घंटे लग गए कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। मेरा तो खैर पता लग नहीं पाया किसी को उस टाइम तक किसने किया है, कॉन्फ़िग लेवल चेंज कौन व्यक्ति करके गया है। मैं तो खैर वहाँ पे था भी नहीं, क्योंकि ऑन कॉल संभाल होता है सारा का सारा। अभी तो मैं इस पर हंस पा रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, ठीक है। और 6 घंटे बाद पता लगा कि यार कहीं पे कॉन्फ़िग के अंदर एक हैशटैग मिसिंग था, वो ठीक कर दिया। वो भी हमारा अगेन वो कोई टीम थी जो कि किसी और देश में रहती थी, और वो देश में हमारा इंडिया का ही कोई व्यक्ति था जिसने उसको फाइंड आउट किया था। तो शाउट आउट टू इंडियंस, क्योंकि हम ही पकड़ पाते हैं ऐसी बढ़िया चीज़ें, और हम ही गलतियां कर पाते हैं ऐसी सारी की सारी। तो इस तरीके से एक कॉन्फ़िग सिस्टम के अंदर एक हैशटैग मिस हो गया, और कॉन्फ़िग सिस्टम ने उसको एज सिंटेक्स एरर रिपोर्ट नहीं किया। हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉयमेंट्स के अंदर मेरा नाम नहीं आया, दैट्स वाई वो चीज़ इतना टाइम ले गई, और दैट्स वाई वो चीज़ एक क्रैश, काइंड ऑफ क्रैश में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि अगर आप पे हैशटैग मिसिंग हो गया तो अब क्या होगा, अब सिस्टम जो है वो डॉक्यूमेंट जो ई वे बिल में कह रहा था वो जनरेट नहीं कर पाएगा। वो जनरेट नहीं कर पाएगा तो आपके ट्रक मूव नहीं करेंगे, आपके ट्रक मूव नहीं करेंगे तो आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। सो इन दैट सेंस हम कह रहे हैं कि एक हैशटैग ने डिलीवरी सिस्टम क्रैश करा दिया, क्योंकि उस हैशटैग की वजह से वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ट्रक को मूव कराने का, आपके ट्रांसपोर्ट को मूव करवाने का, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। बिना डॉक्यूमेंट के आपका ट्रक मूव करेगा, अथॉरिटीज पकड़ के ट्रक भी बंद कर लेगी, सामान भी बंद कर लेंगी। यहाँ घुसनी चाहिए चीज़ मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आके कुछ बता रहा है और वो चीज़ तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ कोई और कर ही नहीं सकता। मान लेते हैं कि तुम HD2s हो, HD3s हो, मैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट है आप सभी को हाथ जोड़ के। अगेन आप सब बहुत अच्छे हैं। आप में से कुछ व्यक्ति जो हैं वो ये मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर HD1 लेवल लिखा हुआ है, HD2 लेवल लिखा तो आपसे छोटा होगा, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। आई थिंक आप में से किसी की एज जिसने पोस्ट 1-2 करी 30 भी होगी, 35 भी होगी, 20 साल के बंदे तुमसे बड़ी बड़ी कंपनी बना के बैठे हैं। तो इस प्रकार से कंपेयर करना कि ये छोटा है या इसका लेवल छोटा था या ये हवाबाजी कर रहा है, कैची स्टोरीज बना रहा है, मेरे को नीड नहीं है कैची स्टोरीज़ की ना। मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी कैची स्टोरीज़ है, मेरे को इन स्टोरीज़ को बनाने की नीड नहीं है।
जो चीज़ हुई है वो चीज़ बताई है, अगर तुम्हें समझ नहीं आई है तो वो तुम्हारी दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आइडल बैठे हैं महाराणा प्रताप जी, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो हम चीज़ें बोलें वो सच ही बोलें, कभी झूठ ना बोलें, ताकि कल को किसी व्यक्ति को फेस करना पड़ जाए आंखों में आंखें डाल के तो हम कर पाएँ। ये हमारी आदत नहीं है कि हम ऐसे ज़बरदस्ती नेगेटिव पोस्ट किसी के लिए बनाए और उसके लाइक और फॉलोवर्स चाहिए होंगे ना, फॉलोवर्स के लिए भूखे बैठ जाए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बड़ी प्यारी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह उठते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, रात को अच्छा खाना खा के सोते हैं, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर अगेन, हमने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, हमें नहीं पता भाई ये स्टोरी कैसे बनी है, किसको मैं बोल रहा हूँ, काल्पनिक तो नहीं है कहीं है, और हम किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, और हम किसी कंपनी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी को इससे बुरा लगा हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मैं तो किसी कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। जब ये सारी कहानी हो जाती है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक SEV1 सर्विस है जिस पे आप काम कर रहे हैं, अल्टीमेट क्रिटिकल पॉइंट है भाई, ये यहाँ पर कुछ हुआ तो बिजनेस स्टॉप करेगा। तो इन केसेस के अंदर आपको एक COE लिखना पड़ जाएगा, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपको पूरा बताना पड़ता है कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या कोड चेंज हुए, किस कोड चेंज की वजह से गलती हुई, गलती क्यों हुई, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से गलती हुई है, अगली बार ये गलती कैसे बचाई जा सकती है। लेट से कोई व्यक्ति सेम इस चीज पे काम कर रहा हो तो वो ये गलती कैसे रोके। एक काफी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट, काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ता है। क्या मुझे लिखना पड़ा? अब इसका आंसर बड़ा प्यारा है, ठीक है। तो मुझे लिखना नहीं पड़ा। क्यों नहीं लिखना पड़ा? सबसे पहली चीज़, वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉयमेंट मेरा कोई गेम, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, गलती डेफिनेटली मेरे एंड से हैशटैग मिस हुआ था। अब अगर लिखना क्यों नहीं पड़ा, वो मेरे मैनेजर ने उस टीम के साथ बात करके हैंडल कर लिया, तो मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। मेरे को COE में एक शब्द लिखना भी नहीं पड़ा, शायद मेरा नाम भी ना दिखे तो मैं उस COE के अंदर। ये कहानी थी, और ये पूरी की पूरी कहानी हुई है ऑल बिकॉज ऑफ हैशटैग, ठीक है। तो लेट्स से कल को तुम ऐसे कोई बड़ी बड़ी चीज़ें करते हो, ऐसे सिस्टम क्रैश करा देते हो, अभी तो बड़ी हंसी आ रही है पर उस टाइम पे बड़े हाल खराब थे, तो ऐसे तुम्हें एक डॉक्यूमेंट लिखना पड़ सकता है। और ये लिखना इज़ अ मैटर ऑफ बड़ी बेइज्जती यार, बड़ा बेइज्जती सी फील होती है कि यार ये लिखना पड़ गया, तो मतलब इस तरह से तो कंपनी छोड़ देता मैं, ऐसी वाइब आएगी तुम्हें, ये लिखना पड़ गया, ठीक है। पर अगेन ये छोटे बच्चे जो हम होते हैं SD1 लेवल के, SD2 लेवल के, उनको ही शर्म आती है चीज़ें करने में, और बड़े बच्चे जो होते हैं उसको एज लर्निंग की तरह लेते हैं। कोई बात नहीं, गलती कर दी, कोई बात नहीं। कल मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई थी, बैड डिसीजंस मेक बेटर स्टोरीज। तो जब तक बैड डिसीजन नहीं होंगे तो हमारे पास कहानियां बताने के लिए नहीं होंगी। तो मैं एक TEDx में था, मेरी जीवन की पहली TEDx थी, और काफ़ी मज़ेदार थी, आज भी उसको मैं याद करता हूँ, बड़े मज़े आते हैं। तो वहाँ पर हमने ये स्टोरी शेयर की थी, और वही स्टोरी रील्स के फॉर्म में वायरल हुई, और लोग ऐसे हो गए, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो वो इंसानों की सोच को दर्शाते हैं कि सामने वाले की सोच कितनी बड़ी जाती है। लेट्स से कल को मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि मैंने 1 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तब भी सेम चीज़ होगी, सामने वाले की सोच ही नहीं जाती वहाँ तक कि यार कोई 23, 24, 25 साल का लड़का, और इसको हम सोचते हैं कुछ आता भी नहीं होगा, उसने 1 लाख करोड़ कैसे कमा लिए, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोल रहा, पागल है, इग्नोर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्यारे प्यारे सवाल हमारे पास हमारे बच्चों ने हमसे पूछे हैं इन प्यारी प्यारी पोस्टों के अंदर, प्यारे प्यारे कमेंट्स के फॉर्म में, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। और कुछ क्रिएटर्स ने भी, क्योंकि जब ऐसी गंगा बह रही हो तो बड़े प्यारे क्रिएटर हैं ऐसे जिनको हाथ धोने में बड़ा स्वाद आता है, उनके भी कुछ सवालों के जवाब देंगे। यहाँ मैंने रखा हुआ है। सबसे पहला सवाल है कि पूरे इंडिया को क्यों नहीं पता लगा, ये न्यूज़ में क्यों नहीं आया। मैंने पूरा डिस्कस किया। 12 घंटे आप जापान में बैठा है कोड चेंज, 12 घंटे यूरोप में बैठा है कोड चेंज, और 6 घंटे आपका इंडिया में बैठा है। तो 6 घंटे इसका मतलब ई बिल नहीं जनरेट कर पाए होंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे। तो फिर तो मेरे मित्र, उन 6 घंटे के जो ऑर्डर्स होंगे उनके ई बिल शायद जनरेट नहीं हुए होंगे। उससे पहले भी कुछ बाइंग हुई होगी, लोगों ने खरीदा होगा कुछ ना कुछ उस कंपनी से, वो तो डिलीवर हो रहा होगा। ठीक है, ये चलाओ, पुराने ऑर्डर की डिलीवरी तो चल रही होगी। तो न्यूज़ में आई डोंट थिंक इतना बड़ा पॉइंट था कि ये आता, पर अगर आता तो बड़ा मजा आता है, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता। आगे चलते हैं। टेस्टिंग स्टेजेस, अगेन मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर कि लोकल टेस्टिंग हुई, गामा टेस्टिंग हुई, बीटा टेस्टिंग हुई, प्रॉड में जाके एक फेलियर हुआ कि हमसे हैशटैग मिस हो गया। हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉयमेंट्स ऑलरेडी हमने शेयर कर लिया कि यार वो कॉन्फिग टूल के अंदर वो दिख ही नहीं रही थी किसने कोड चेंज किया। वो तो पता कैसे लगेगा कि भाई किसको पकड़ेंगे, तूने क्या किया, ठीक कर उसको। लास्ट में COE की आपने गलती करी है, और कोई व्यक्ति मतलब बड़े पद पे थे, मैं बात कर रहे थे, पोस्ट देखी, मैंने कमेंट किया था उन्होंने कि मैं भी इस कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे इतने बड़े लेवल का अगर काम होगा तो COE जरूर लिखा जाएगा। तो अगेन मैंने डिस्कस किया, साम दाम दंड भेद, मुझे नहीं पता किस प्रकार से, पर COE मुझे नहीं लिखना पड़ा। मेरे मैनेजर बहुत काइंड इनफ थे, या जो भी स्मार्ट इनफ थे, उन्होंने सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर लिया, और वो मेरे पास वो चीज़ ही नहीं पहुँची कि मुझे खुद से COE लिखना पड़े, सामने वाली टीम को लिखना पड़ गया। ठीक है, ऑन कॉल विल टेक केयर ऑफ समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो ऑन कॉल था ना भाई, ऑन कॉल तो हैंडल कर ही रहा था सारे के सारे डिप्लॉयमेंट्स,
और जब मैंने एक बार पुश कर दिया जापान वाला तो उसका जिम्मेदारी ऑन कॉल की थी, भाई तू देख लियो, कुछ पढ़े तो मुझे बुला लियो पर तू देख ले, ये कहानी थी। ठीक है, तो आई थिंक बड़ी प्यारी चीज़ें हमने डिस्कस करी इस वीडियो के अंदर। इसका मतलब मैं निष्कर्ष भी देता हूँ ताकि तुम बता पाओ आगे जाके। तो अगेन जिस फीचर पे हम काम कर रहे थे ये वाले, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था कि वो पूरे के पूरे वर्क फ्लो को, इस पूरे के पूरे वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट होने में नियरली 5 मिनट का टाइम लगता था। 5 मिनट गाइज, उसमें एक स्टेप था जो कि नियरली 3 मिनट का टाइम लेता था 5 मिनट में से। इस 3 मिनट के स्टेप को हमने लेस देन 3 सेकंड में किया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, नंबर्स आई थिंक थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आई थिंक बहुत प्यारा कोर्स है ना, बहुत प्यारा इम्पैक्टफुल चेंज था ये, तो मैं तो खुश हूँ। ठीक है जी, इसलिए मुझे किसी ने कुछ बोला भी नहीं इस केस के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लेके आने की जिम्मेदारी मिली थी और सक्सेसफुली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये हैशटैग हमने मिस कर दिया था, उसके अलावा आपको सब कुछ सही चला जब हैशटैग लग गया तो। ठीक है, तो ये था आपकी आज की इस वीडियो के अंदर, और मुझे बड़ा मजा आया क्रिएट करने में। बहुत दिनों से प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, बनाएंगे, भगवान की लाठी पड़ी, बना दी वीडियो। और मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करें। किसी को मजा आया हो तो लिखो मजा आया, किसी को गाली देने का मन कर रहा हो 4 लिख के जाना अलग अलग, सेम मैंने लिखनी बेटा, एक सिंगल कमेंट आ जाएगी, 4 अलग लिखना, अच्छा लगता है, वीडियो बढ़िया उठेगी। तो धन्यवाद एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड जब भी कुछ नेगेटिव हो यूटिलाइज करो उसको अपने फेवर में। ठीक है, अब नेगेटिव हुआ, 1-2 बच्चों ने डाली पोस्ट, अब पैसे कमाऊंगा बहुत सारे। धन्यवाद एवरीवन।